हेलो प्यारे बच्चों। निर्देशांक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति में चैप्टर जो है उसका नाम है सरल रेखाएं। निर्देशांक ज्यामिति में तीन चीज़ों का मिश्रण है। अगर आप देखेंगे, एक है ज्यामिति, एक है बीजगणित और थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ज्यामिति में मिली हुई रहती है पहले से ही। अगर बीजगणित की बात करें तो बीजगणित में जैसे सामान्यतः हम करते हैं गुणनखंड, द्विघात का समीकरण, तो आपने पढ़ रखा है। यहाँ पर जो हम अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति, उसमें हम पढ़ते हैं समकोणिक अक्ष, यानी वो अक्ष जो एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। ये आपने कक्षा 10 में पढ़े हुए हैं। अगर हम सामान्य या जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, सामान्य निर्देशांक ज्यामिति की बात करें, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि अक्ष समकोण पर हो। अक्षों के बीच में कोई अन्य कोण भी हो सकता है, लेकिन वो चूँकि पाठ्यक्रम जो है ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए कक्षा 11, 12 जेई और नीट के पाठ्यक्रम में रखा गया है केवल समकोण या समकोणिक अक्ष। तो समकोणिक अक्ष के बारे में आपने पढ़ रखा है पहले से ही। खैर, निर्देशांक ज्यामिति शुरू करते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति में जो बेसिक फार्मूले अब से पहले आपने पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं, उनको ज़रा एक नज़र उन पर डाल लें ज़रा। मान लीजिए हम दो अक्ष बना लें, एक बना लें x और एक बना लें y। x और y अक्ष पर कोई बिंदु हम लेते हैं x1, y1 और दूसरा बिंदु लेते हैं x2, y2, और इनके बीच की अगर कोई दूरी लें, बिंदु, ये वाला बिंदु मान लें a और ये मान लें b, तो ए बी जो है आप निकालना जानते हैं। ये हो जाएगी आपकी अक्षों की दूरियों का जो अंतर होता है उनके वर्गों का योग और फिर उसका वर्गमूल। ये इसका फार्मूला होता है। ये आपने दूरी का फार्मूला कक्षा 10 में अच्छे से लगाया है। इसमें चिन्ह पद्धति लागू होती है, यानी निर्देशांक जिस प्रकार है उसी प्रकार लगाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई निर्देशांक माइनस में है तो हम सिर्फ उसका मान लगा देंगे, सिर्फ उसकी वैल्यू लगा देंगे। ठीक, तो पूरी तरह जैसे हम कोई उदाहरण ले लें, है ना, इसको हम मान लें ऐसे 1, -2 और इसको कुछ और मान लें 1, 3 या 4, 3 ऐसा मान लें। ये हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो ए बी का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, चिन्ह पद्धति। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे x1 में से x2 घटा लें या x2 में से x1 घटा लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अंतर होना चाहिए, क्योंकि वर्ग करेंगे तो वो धनात्मक ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ x1 और x2 का चिन्ह आपको लगाना होगा। ये गलती अक्सर हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे 1 - 4 तो -3 का स्क्वायर, है ना। उसके बाद -2 -3 तो ये -5 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ऐसा हो गया। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल, ऐसा। कुल मिलाकर चिन्ह पद्धति का ध्यान आपको रखना है। ये पहला फार्मूला जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था। इसके बाद अगला जो फार्मूला आपने पढ़ा था वो था अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन। अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन। किसी भी रेखा पर कोई बिंदु ले लें, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, और इस पर एक बिंदु ले लें, यहाँ मान लीजिए इसके निर्देशांक हैं x और y, और इधर का अनुपातिक नंबर m मान लें, इधर का n मान लें।
m और n के अनुपात में ये बिंदु है और ये बिंदु मान लेते हैं हम s। तो बिंदु s के निर्देशांक, बिंदु s के निर्देशांक ये कितने हो जाएंगे? अब देखिए x जो होगा ये होगा mx2 प्लस nx1 m प्लस n, और y जो होगा my2 प्लस ny1। मतलब ये पढ़ाई बात है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। ये है अंतः विभाजन जब दोनों बिंदुओं के बीच में होता है। ठीक, अगर बाह्य विभाजन की बात करें, बाह्य विभाजन तो उसमें कैसा करेंगे? मान लीजिए कोई रेखाखंड है, ये बिंदु है S और ये पूरा नंबर m है यहाँ तक, और ये नंबर n है, ये निर्देशांक है x1 y1 और ये निर्देशांक है x2 y2, ऐसे। तो ये हो गया A। ये जो बिंदु S है ये कितना है? इसको B करो, है ना। तो ये जो बिंदु है ये हो गया S, इसके निर्देशांक हो गए x और y। तो यहाँ पर जो S के निर्देशांक होंगे वो होंगे mx2 माइनस nx1 m माइनस n। ये होगा x वाला, और y वाला my2 माइनस ny1 m माइनस n, ये वाले। तो ध्यान रहे बाह्य विभाजन में जो बिंदु है उसकी पूरा जो नंबर है अनुपात का वो m है, और दूसरे वाले से यहाँ तक जो n है। मतलब ये इसमें ध्यान देने की बात है, भाई उल्टा ना हो जाए, पूरे को m मान लें और इसको n मान लें, ये नहीं होना है। पहले देखा जाएगा a से s तक पूरा, फिर b से s तक देखा जाएगा, ऐसा होता है। ठीक, ये फॉर्मूला जो बनता है बाह्य विभाजन का ये इसी से बन जाता है। मतलब इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो ये बन जाता है। ठीक, क्योंकि देखिए ये पूरा नंबर क्या है? m, और ये क्या है? n। तो ये नंबर अनुपात में कितना पड़ेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पड़ेगा m माइनस n, ये पड़ेगा देखिए ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पे फॉर्मूला लगा देता हूँ वही वाला। ये कितना है? m माइनस n, ये n है, और s और a का के बीच में कोई बिंदु है तो इस पे अंतः विभाजन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस पे अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगेगा तो ये कैसा आएगा देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर वाले फॉर्मूले से ही हमने नीचे वाला फॉर्मूला बनाया है। ये देखना है कि ये हमने कैसे बनाया है ना। अब देखिए यहाँ पर जो अनुपात है वो है m माइनस n और n, और ये नंबर निकलता है। यानी x2 अगर मैं निकालूं अंतः विभाजन से तो m माइनस n x प्लस m x2 n x1, ये हो गया देखिए। और नीचे m माइनस n प्लस n, तो ये हो गया m x2 m माइनस n x प्लस n x1। तो देखिए x की जो वैल्यू आ रही है वो निकल के आ गई m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, है ना। शाबाश। इसी प्रकार y का मान भी आ जाएगा। सिंपल है। मतलब ये फॉर्मूला आपने कैसे बनाया, ये भी बात आती है, सर ये फॉर्मूला कैसे बना दिया। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कैसे बना दिया। अब मान लीजिए हमारे पास अक्षों पर अनुपात है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ अनुपात है, x अक्ष पर कोई अनुपात है यहाँ तक, ये वाला। इसमें हमने कोई बिंदु या कोई अनुपात ले रखा है, यहाँ ये m लिया हुआ है और ये n लिया हुआ है, ऐसे। ये दूरी है मान लीजिए o
और ए, ऐसे। ओ ए दूरी को हमने दो बिंदुओं पर बांटा, ये मान लीजिए बिंदु है एस। इसी प्रकार से हमने वाई अक्ष को भी बांट रखा है, ये एम और ये एन, ये बिंदु हो गया बी और ये बिंदु हो गया मान लीजिए एस। अब अगर हम इन्हें मिला लें ऐसे यूँ, और यहाँ से मिला लें ऐसे, और ऐसे मिला लें यूँ ऐसे, तो देखिए ये जो बिंदु है ये एस हो जाएगा, ये एम हो जाएगा और ये एन हो जाएगा, ऐसे, है ना। अब इसका जो निर्देशांक है ए का, है ना, इस वाला ए का, इसको मान लेते हैं एक्स, तो निर्देशांश हो जाएगा एक्स कोमा 0। इसको मान लेते हैं वाई, इसका हो जाएगा 0 कोमा वाई, और इसका हो जाएगा 0 कोमा 0। तो एस का निर्देशांक क्या होगा? एस का निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर अगर एस का निर्देशांक एक्स कोमा वाई है, एक्स कोमा वाई तो हम मान चुके, हम मान लेते हैं एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। तो ये जो एक्स नॉट है, देखो ये वाली पूरी चीज़, यानी अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का अनुपात अगर हम देखें पूरा, ये देखो ठीक से, ये m है और ये n है ना। तो पूरा है x और यहाँ तक कितना है? यहाँ तक है x नॉट कोमा 0। तो m बटे n क्या होगा? x नॉट x माइनस एक्स नॉट। देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो x की वैल्यू यहाँ से निकालो तो क्या आएगी? x की वैल्यू यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? तो इनके पदों में आ जाएगी, 0 और x नॉट के पदों में आ जाएगी। अनुपात आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज़ क्यों आई। या अगर इसे मान लो x1 y1 ले लें, इसे x2 y2 ले लें, तो फिर ये x1 y1 के पदों में आ जाएगा। कुल मिलाकर अगर यहाँ कोई अनुपात है x अक्ष पर ऐसे, और यहाँ भी y अक्ष पर कोई अनुपात है, और इन्हें मिला दिया जाए ऐसे, तो इन दूरियों में एक दूरी ये है और एक दूरी ये है, वो अनुपात इन दूरियों में भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुजों की समरूपता है, ये त्रिभुजों की समरूपता है। ठीक, अब इसमें क्या है? इस बिंदु को क्या मान लें? x1 y1, इस बिंदु को क्या मान लें? x2 y2, इसे क्या मान लें? xy, और ये फार्मूला लगा लें। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके देखो, m अपॉन n x नॉट, इसको क्या माना हुआ है? x, x1, शाबाश। अच्छा, इसको क्या माना हुआ है? x1, और नहीं, इसको x2 माना हुआ है ना, हाँ x2, और इसमें से ये घटेगा 0 तो माइनस x1। ये वाली दूरी इसमें से हमने घटाया, हाँ, और अब x नॉट में से x1 घटा दिया, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x2 माइनस x, ये वाली चीज़ आ गई, देखो है ना। ये x2 है और ये x हो गया, इस बार ये 0, उसको x1 मान लिया। तो इसे भी इस तरीके से भी लगा सकते हो, है ना, ऐसे भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो कुल मिला के ये जो चीज़ है ये बनती है त्रिभुजों की समरूपता से, है ना। शाबाश। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, फॉर्मूला कैसे लगेगा ये पता लगाया, और निगमन जो है, अगर मान लीजिए आ जाए भाई फार्मूला बना के दिखाओ, है ना, तो ये जो है पूरी तरह आप ड्राइव कर सकते हैं। चलिए अच्छे से देख लो एक बार, हल्का हल्का तो देख ही लिया, एक बार अच्छे से देख लो। वाई और ये एक्स, देखो ऐसे कर लो, ये जो बिंदु है इसे मान लो x1 कोमा y1, और इसे मान लो x2 कोमा y2, ठीक है। और यहाँ ये बिंदु है, इसे मान लो s, इसे मान लो x कोमा y, ओके, ऐसे मान लो, ठीक है। अगर इसे m रखें और इसे n रखें,
और ऐसे सीधा यूँ मिला ले एक्स अक्ष पर ऐसे। तो ये अनुपात भी m और n ही होंगे, जो अनुपात है वही होगा, क्योंकि ये सारी रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के या y अक्ष के समांतर हैं। ये तो जानते हैं आप, अगर इस रेखा के समांतर एक रेखा खींच दूँ, y अक्ष के समांतर रेखाएं खींच दूँ कुल मिला के, तो जो अनुपात होगा वो यहाँ पर भी होगा, आधार पर भी होगा। अब यहाँ ये जो दूरी है ये वाली, ये है x माइनस x1, और ये जो दूरी है ये वाली, ये है x2 माइनस x। देखो ये वाली जो दूरी है ये वाली दूरी x माइनस x1 है। देखो x अक्ष पर, यहाँ पर ये x है और ये x1 है, और ये वाली जो दूरी है ये x2 माइनस x है, और ये अनुपात है m/n। हो गया, शाबाश। अब इसका ब्रैकेट खोल लो, देखो nx माइनस nx1 mx2 माइनस mx। ये जो x है इन्हें इकट्ठा कर लो, x तो x में आ जाएगा m प्लस n, और ये हो गया mx2 प्लस nx1। तो देखो आ गया कि नहीं आ गया x, mx2। आराम से पढ़ो, मतलब कोई झंझट नहीं है, चीज़ों को समझ के करो। आपके मन में सवाल हो रहा होगा सर वो पहले वाला चित्र समझ में नहीं आया, ये आ गया। देखो अनुपात मतलब त्रिभुजों की समरूपता वाला जो फंडा है, अनुपात वाला है, वो सीधे सीधे अक्षों पर लग जाता है। ठीक, तो बाह्य विभाजन अंत विभाजन क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद अगला एक पॉइंट और है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर तीन बिंदु हैं हमारे पास तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, है ना। उसके बाद फिर छोटे मोटे सवाल करेंगे, पाठ्य पुस्तक में जाएंगे एनसीईआरटी में, और छोटे मोटे सवाल करेंगे जो स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स होंगे तो वो भी करेंगे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। गणित का क्या है, सवाल करो नए नए। गणित का है भाई नए नए सवाल करो तो गणित अच्छी हो जाती है। एक ही फॉर्मूले पर बार बार सवाल करना ये ठीक नहीं है। एक ही फॉर्मूले पर बार बार सवाल करना ठीक नहीं है। एक ही जैसे सवाल करना, मतलब फॉर्मूला आ गया एक जैसे सवाल कर रहे हैं तो उसमें मज़ा नहीं है। उसमें फिर क्या होता है, रट्टा मार पॉलिसी लग जाती है, भाई रट्टा मार याद कर लेते हैं। ये तो बोर्ड परीक्षाओं तक तो ठीक है, क्योंकि याद करे हुए सवाल ज़्यादातर आ जाते हैं। और आप जान रहे हैं कि बोर्ड ठीक है, बोर्ड पास होना चाहिए, बोर्ड में 90% नंबर भी आने चाहिए, लेकिन इसके बाद खुलता है फिर असली रास्ता। ज़िंदगी का सामना तब होता है जब हम बोर्ड के बाद आगे बढ़ते हैं। हम ग्रेजुएशन करते हैं तो भी हमें काम के लिए, रोज़गार के लिए, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए कई सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। अगर हम अच्छे कॉलेज में दाखिला चाहते हैं तो उसमें भी हमें टेस्ट देने पड़ते हैं, जेईई में, नीट में या और जो भी है। तो बोर्ड बढ़िया हो, लेकिन सोचने की ताकत हो हमारे पास, मतलब हमारी बुद्धि खुली हुई हो, विश्लेषण शक्ति हमारी बढ़िया हो, याद करने के आधार पर हमें पढ़ाई हमने ना करी हो, हमने समझदारी से भी काम लिया हो। खैर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है। क्षेत्रफल को ऐसे लिख दें 1/2 ऐसे, मतलब मान धनात्मक होता है। क्षेत्रफल का मान कैसा लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। ठीक, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा उसका, उसका फॉर्मूला आ जाएगा, देखो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे चाहे आप याद कर सकते हैं। देखो x1 x2 x3 ये तो याद रहता है। इसके बाद है y2 y3 2 3 यानी 23
y3 y1, 23 31 और 12, मतलब एक नंबर याद कर लो 23 31 12। या फिर ऐसा सोच लो कि x1 के साथ में जो अंतर होता है वो y2 और y3 का होता है, डिफरेंस होता है। 2 के साथ में 3 और 1 है ना, और 3 के साथ में 1 और 2 है, मतलब 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे है कुल मिला के, यानी क्रम से नंबर घूमता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3, तो देखो 1 2 3 ऐसे हो गया। इसके बाद 2 3 1 2 3 1, उसके बाद 3 1 2 3 1 2 मतलब 1 2 3 लिखो, 1 से शुरू करो और घुमा लो 3 बार। तो पहला नंबर क्या है, x वाले का है, बाकी y का अंतर है, डिफरेंस है। ऐसे भी याद किया जा सकता है ना। एक दूसरा भी तरीका होता है इसका, 12वीं में पढ़ोगे आप, वो होता है 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये बोलते हैं, इसे बोल देते हैं सारणिक का मान। सारणिक का मान, इसे क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। इसका जो मान होता है वो यही आता है। इसका मान निकालना यहाँ नहीं सिखाएंगे, ये 12वीं में जाके आता है, इसको यहाँ को समझने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे तो ये फॉर्मूला याद कर लो आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। अब ये फॉर्मूला आता कैसे है, तो ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसे लाया कैसे जाता है। तो क्षेत्रफल निकालने के तरीके हो सकते हैं, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, वेक्टर होता है, सदिश राशियाँ होती हैं, आपने पढ़ा, और कई सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर्मूला कई तरीक़ों से आ जाता है, ठीक। और एक होता है बेसिक फॉर्मूला, आधार लंब की लंबाई, तो लंब रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं, अभी पढ़ेंगे लंब रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। आधार का निकाल लेते हैं, वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर गुणा कर देते हैं, तो ये फार्मूला आ जाता है। मतलब फार्मूला निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ लें। वेक्टर से भी, वेक्टरों का जो सदिश गुणन है उससे भी आ जाता है, ठीक। खैर फॉर्मूला याद रखेंगे। अब आया 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। तो 3 बिंदु अगर संरेख हैं, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध है ना। तो अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो उसके लिए क्या कहानी बनेगी, तो उसके लिए क्या होगा, ये जो क्षेत्रफल है ये 0 होगा। भाई अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पे हो जाएं, ऐसे संरेख होने का मतलब यही तो हुआ, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, है ना, ऐसे हो जाएं। और इनका क्रम कुछ भी हो, इनका जो क्रम है वो कुछ भी हो, जिसको जो चाहे मान लो, तो कुल मिला के इनसे बनने वाला त्रिभुज होगा ही नहीं, उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो इसके लिए क्या हो गया कि जो पूरा नंबर है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये बुरा हो गया बच्चा 0, ये पूरा 0 है। ये देखो, ठीक। संरेख होने के प्रतिबंध और भी हैं, और भी प्रतिबंध हैं। उन प्रतिबंधों में समस्या है निर्देशांकों के क्रम की। मतलब निर्देशांक दिए हैं मान लीजिए सवाल में, और अन्य फॉर्मूले हम लगा रहे हैं कि साहब ये तो संरेख है, लेकिन उसके लिए एक समस्या खड़ी होती है कि साहब इसमें क्रम क्या है, ये बिंदु कैसे कैसे हैं, एक दूसरे के बाद हैं, पहले हैं, कहाँ हैं।
जबकि ये जो तरीका है ये सबसे बढ़िया है, इसमें कोई क्रम का महत्व नहीं है। तीनों बिंदुओं को आप जो चाहे जैसे चाहे लिख लें, निर्देशांकों को अपनी तरफ से जो चाहे मान लें, x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो मानना है मान लें, और इसमें डाल दें तो सररेख होने का प्रतिबंध आपका एकदम तैयार है, उत्तर आपको मिल जाएगा। तो सररेख होने पर ये फंडा आपने लगा लिया, बना लिया अपना फॉर्मूला, और अंतः और बाह्य विभाजन आपने देख लिया। चलिए अब देखते हैं आगे कि अब क्या कार्रवाई होगी, किताब हमारी क्या कहती है, पाठ्य पुस्तक हमारी क्या कहती है। अब जरा देख लें निर्देशांक ज्यामिति क्या कहती है ना। निर्देशांक ज्यामिति में सरल रेखाओं के बाद चैप्टर है शंकु परिच्छेद। बहुत बढ़िया चैप्टर हैं ये, दोनों चैप्टर हैं। निर्देशांक ज्यामिति मुश्किल तो है, आसान तो नहीं है। खैर यहाँ पर तो इन्होंने भूमिका बताई है, और भूमिका में इन्होंने बताई है छोटी छोटी बातें। उसके बाद इन्होंने बाह्य और अंत विभाजन, मध्य बिंदु के निर्देशांक इन्होंने बताए हैं, और इसके बाद ये आ गए हैं रेखा का ढाल, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक और रेखा का ढाल। दो बातें, अगर किताब के हिसाब से चलें, एग्जैक्टली अपनी किताब को फॉलो करें, तो रेखा का ढाल यानी रेखा क्या है ये देखेंगे, और उसका ढाल किसे कहते हैं ये देखेंगे, वो कैसे निकलेगा। और मध्य बिंदु के निर्देशांक तो बड़े सरल हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक तो समझ गए होंगे आप कैसे निकलेंगे, तो उसमें तो कोई झंझट मुझे नज़र नहीं आता। आप कहो तो मैं लिख दूंगा, अगर मैं लिख दूंगा तो आपको याद रहेगा, क्योंकि जो देख लिया जाता है एक बार लिखा हुआ वो याद रहता है, थोड़ा सा मदद मिल जाती है। जैसे मान लीजिए बिंदु है x1 y1 और ये है x2 y2 और ये है मध्य बिंदु P। तो P मध्य बिंदु, ये A मान लिया, ये B मान लिया, मध्य बिंदु रेखा ए बी का, रेखा ए बी का। तो क्या हो गया, इसके निर्देशांक क्या मान लिया, x, y, तो x हो जाएगा x1 प्लस x2 और बटे 2। क्यों? क्योंकि m और n बराबर हो जाते हैं। देखो अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, m और n वाला। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो m और n दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उस केस में ये बन जाता है फॉर्मूला। ऐसे ही y1 प्लस y2 बटे 2, डन। अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा 11वीं में आ जाते हैं और शुरू करते हैं रेखा का ढाल। रेखा का ढाल, ठीक, चलिए। तो रेखा का ढाल जो है, ढाल मतलब झुकाव, ढाल बोलते हैं झुकाव। कितनी झुकी हुई है रेखा, तो ये ढाल कहाँ कहाँ से देखा जा सकता है और किस तरीके से हम इसको देखेंगे, कहाँ कहाँ ये काम करेगा। तो रेखा का ढाल एक स्टैंडर्ड है कि भाई कहाँ से मानेंगे। अगर कोई सिर्फ ये कहे कि रेखा का ढाल स्लोप ऑफ लाइन, तो कहाँ से बताया जाएगा। भाई हमने कहा इस रेखा का ढाल बताओ, या इस रेखा का ढाल इतना है, तो कहाँ से देखा जाएगा। ठीक, तो क्या कहते हैं, सामान्यतया रेखा का ढाल जो है धन x अक्ष दिशा से देखा जाता है। सामान्यतया रेखा का ढाल धन x अक्ष दिशा से
देखा जाता है या परिभाषित किया जाता है। अब क्या करें, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लें, तो ये बना लें एक्स अक्ष और ये बना लें वाई अक्ष। अब मान लीजिए कोई रेखा है ऐसे, यूँ दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है, ऐसे आ रही है मान लीजिए यूँ। तो रेखा का ढाल यहाँ से ये जो कोण है थीटा, ऐसे टेन थीटा जो होता है वो बताया जाता है रेखा का ढाल। तो रेखा का ढाल इसे कह रहे हैं एम और ये होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर अपनी सुविधा के हिसाब से एक समकोण त्रिभुज आप बनाओ, अपनी सुविधा के हिसाब से, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये बिंदु ले लिया x1, y1 और ये ले लिया मैंने x2, y2। तो इसे ऐसे मिला लो यूँ और एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लो। तो ये जो दूरी है ये देखो, ये हो जाएगी y2 माइनस y1 और इधर वाली जो दूरी है इसे देखो तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x2 माइनस x1। भाई निर्देशांक देखो यहाँ पे कितना है, ये x2 है, ये x1 है। तो x अक्ष पे जो अंतर बनेगा वो बनेगा त्रिभुज का आधार और y का जो बनेगा वो बनेगा त्रिभुज का लंब। तो ये जो कोण है ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमने एक रेखा खींची है y अक्ष के समांतर, एक खींची है x अक्ष के समांतर। तो धनात्मक x अक्ष दिशा से बना कोण टेन थीटा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2, जैसे चाहे अंतर जो है बना सकते हैं। क्रम बिगड़ना नहीं चाहिए, ऐसा ना हो कहीं कि हमने ऊपर तो लिख दिया y2 माइनस y1, नीचे लिख दिया x1 माइनस x2। नहीं, अगर ऊपर y2 माइनस y1 है तो उसी क्रम में नीचे x2 माइनस x1 है। क्रम हमारा उल्टा नहीं होना चाहिए, चिन्ह पद्धति का हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो ये होता है रेखा का ढाल, जिसको हम m लिख देते हैं। इसी को बोलते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं प्रवणता। सरल रेखा की या रेखा की प्रवणता जो होती है धनात्मक x अक्ष से परिभाषित होती है, ठीक। अब अगर हमें दूसरा कोण निकालना है, ऋणात्मक x अक्ष के साथ अगर हमें कोण निकालना है, तो ये वाला जो कोण है अपने आप ही निकल जाएगा 180 माइनस थीटा। ऐसे मान लीजिए किसी सवाल में पूछ लिया गया, तो सवाल तो सारे इसी बात से जुड़े हैं कि धनात्मक x अक्ष दिशा से कोण क्या होगा। लेकिन मान लो ऐसा सवाल उठ गया कि ऋणात्मक x अक्ष से कितना कोण होगा, तो हम ये निकालेंगे पहले, बाद में इसको 180 में से घटा देंगे, ठीक। अब ये जो y1 या y2 या x1 या i2 जो भी हैं, ये पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम है, इसमें चिन्ह पद्धति का ध्यान रखा जाता है। मतलब जो निर्देशांक जैसा है, जैसा उसका मान है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वही एज इट इज रखना होता है। चलिए, तो रेखा का ढाल आ गया। अब रेखा का ढाल निकालना चाहते हैं, तो क्या करें, देखो एक सिंपल सा सवाल कर लो। बिंदु x, 0 तथा 5, 3 से होकर जाने वाली रेखा का ढाल वर्गमूल 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक उदाहरण अगर छोटा सा करो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सीख रहे हैं अभी, तो हम
छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चा जान के ना कोई अब क्या करेंगे, कोई भी बिंदु मान लें, मान लीजिए इसको मान लें x1 y1, इसको मान लें x2 y2, x1 कोमा y1 और इसे मान लें x2 कोमा y2, ऐसे। और ढाल जो है वो बता दिया वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 लिखो, लगा लो y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 और 5 माइनस x, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। तो कितना आएगा x का मान, निकाल लो, देखो 5 माइनस x, ये हो जाएगा 3 बटे वर्गमूल 3, 5 माइनस 3 बटे वर्गमूल 3 बराबर x, तो 5 माइनस वर्गमूल 3 बराबर x, ऐसा हो जाएगा। 3 बटे वर्गमूल 3 क्या है, मतलब बात क्या है ये वर्गमूल 3 बचेगा ऊपर, है ना, तो आ गई वैल्यू, शाबाश। चलिए अब थोड़ा सा विचार करेंगे, आगे देखते हैं क्या मामला है और क्या कोई खास बात है ढाल निकालने में। ढाल निकालने में एक छोटी सी बात है, कहीं कहीं परेशान करती है सवाल में, वो है tan 15 का मान और tan 75 का मान। तो आप जानते हैं कि tan 15 का मान क्या होता है और tan 75 का मान क्या होता है त्रिकोणमिति में। आपने इन दोनों मानों को निकाला है, निकालना सीखा है। यहाँ मैं उन दोनों मान आपको निकाल के बताऊँ इसकी ज़रूरत नहीं है। त्रिकोणमिति में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने ये मान निकाल लिए थे। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। निर्देशांक ज्यामिति बहुत बढ़िया चीज़ है, हाँ, शाबाश। हाँ, रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए गए हों, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है दो समांतर, दो रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबंध। मतलब अगर रेखाएं समांतर हैं तो उनका ढाल कैसा होगा, अगर वो लंब हैं तो उनके ढाल में क्या संबंध होगा, ये बात आ जाती है। देखिए, रेखाओं के समांतर और लंब होने का प्रतिबंध। यदि दो रेखाएं समांतर हैं, यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो रेखाओं को कोई नाम दे सकते हैं, L1, L2, AB, CD, जो भी, ठीक। अब मान लीजिए ये दो रेखाएं समांतर हैं, एक ये वाली है और दूसरी ये वाली है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये वाली है ना, ऐसा कर लिया। देखो, तो समांतर रेखाओं में हम जानते हैं कि ये कोण अगर मान लीजिए, मान लूँ मैं θ1 और ये मान लूँ θ2, तो समांतर रेखाएं हैं तो θ1 और θ2 बराबर होंगे, यानी θ1 बराबर θ2। तो इसका मतलब tan θ1 बराबर tan θ2, यानी M1 बराबर M2। ये प्रतिबंध है, दोनों के ढाल समान होंगे। अब इसके बाद यदि रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, यदि रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, तो कुछ ऐसा बना लो, एक रेखा ऐसे बना लो और दूसरी इस पर लंब बना लो, ये ऐसे बना लो। ये कोण कितना है, 90। अब इस रेखा का जो ढाल है ये वाला, इसको कोण को क्या मान लो, θ1, और ये पूरा जो कोण है इधर से क्या मान लो,
थीटा 2। तो ये जो कोण होगा ये होगा थीटा 2 और थीटा 2 में से क्या घटा दिया, माइनस थीटा 1, क्योंकि ये देखो ऐसे बनेगा ये वाला। भाई मान लीजिए मैंने एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींच ली, देखो मान लीजिए मैंने एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींच ली, ये रेखा जो मैंने खींची है इस पे ये जो कोण है ये क्या है, थीटा 1, और ये पूरा कोण क्या है, ये पूरा कोण ये है थीटा 2। तो बीच में कितना कोण हो गया, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो इसका मतलब हो गया कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 ये भाई 90 है। अब अगर इस पे tan लगा दो, tan थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो ये हो गया tan 90। दोनों पक्षों में tan लगा दिया आपने। अब tan का जो फॉर्मूला है वो क्या है, tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 1 प्लस tan थीटा 1 गुना tan थीटा 2 बराबर tan 90। इसे मान लो अनंत 1/0, लिखने को क्या है, किसी के भी नीचे 0 लिख लो अनंत हो जाएगा। तो tan 90 को लिख लो 1/0, यानी यहाँ से ये आ रहा है साफ साफ 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2 बराबर 0, यानी m1 m2 बराबर -1 ऐसे। अब इस रेखा की प्रवणता थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इसकी है m1 और इसकी है मान लीजिए m2, या इसका उल्टा मान लो, इसकी m1 मान लो इसकी m2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी चाहे m1 मानो जिसकी चाहे m2 मानो, दोनों की गुणा -1 के बराबर है। यानी अगर एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है और हमें एक रेखा की प्रवणता मालूम है तो दूसरी की हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, ध्यान देना, बड़े काम की चीज़ है, पूरी निर्देशांक ज्यामिति में बहुत काम आता है ये, जगह 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 जगह। वो इतना काम नहीं आता समांतर वाला, ये बहुत काम आता है। तो दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध उनकी प्रवणताओं की गुणा -1 होती है, समांतर होने का प्रतिबंध उनकी प्रवणताएं समान होती हैं। ऐसे सवाल बनेंगे कि भाई ये रेखा इतने इतने बिंदु से गुजरती है, इस रेखा पे लंब है, समीकरण बता दो, बनेंगे ऐसे सवाल। घबराना नहीं, चिंता मत करना, सवाल आएंगे। चलिए हाँ, अब यहाँ आ गया उदाहरण नंबर 1। ठीक है, इसमें बहुत बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है, और जब सब कुछ आसानी से हो रहा है तो जानबूझ के हम मुश्किलें क्यों पैदा करें सर, आसान आसान से सवाल हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। होम वर्कशीट आपके कोर्स में लगी हुई है, होम वर्कशीट, उसमें सवाल हैं बढ़िया बढ़िया, उसको करेंगे हल। चैप्टर पढ़ लेंगे, पहले चैप्टर पढ़ लेंगे, होम वर्कशीट के सवाल हल करेंगे, और सवाल कोई नहीं होता है तो फिर उसका हल देखेंगे। होमवर्क शीट के साथ में एक नोट्स लगा है जिसमें होमवर्क शीट का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलता है। कोशिश तो ये करें कि होमवर्क शीट के सारे सवाल हो जाएं, सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत ना पड़े, मज़ा आ जाएगा बात में। लेकिन फिर भी सॉल्यूशन लगा है, अगर कहीं कोई डाउट आ जाए तो देखें। एक होता है कि एक सवाल पढ़ो और सॉल्यूशन देखो, तो इसमें फ़ायदा नहीं है। जब पढ़ाया गया है और आपने सीख लिया है तो फिर सवाल आपको करने हैं, सॉल्यूशन तो होता ही है, हल तो मिल जाता है सारे सवालों का। अब आप एनसीईआरटी का हल ढूंढेंगे, मिल ही जाएगा एनसीईआरटी का हल, इंटरनेट पे भी मिल जाता है, और आजकल तो मार्केट में भी मिल जाता है एनसीईआरटी का हल। लेकिन उसमें मज़ा नहीं है। जब पढ़ लिया आपने अच्छे से तो सवाल तो हो जाने चाहिए। अपना कंसेप्ट बनाइए
और सवाल कीजिए। चलिए, एक जल्दी मत कीजिए, बार बार कहते हैं भाई जल्दी मत कीजिए। अगर मान लीजिए कोर्स 1 साल में है तो 1 साल में ही वो होना है, 5-6 महीने में उसे होना है, 3-4 महीने में उसे रिवीजन होना है। 2 महीने में कोर्स ख़त्म करके जाएंगे कहाँ? एग्ज़ाम तो 1 साल बाद ही होता है ना। तो पूरे साल पढ़िए, अपने कोर्स को ठीक से बांटिए समय के आधार पर। उदाहरण उदाहरण 1, शाबाश। क्या कहा? ढाल ज्ञात कीजिए। तो पहला ऑप्शन है 3 - 2 तथा -1 और 4। बस काफ़ी है, क्योंकि सारे सवाल एक ही जैसे हैं। प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, लेकिन इतने ज़्यादा सवालों की ज़रूरत भी नहीं। देखिए 3 ABC एक ही जैसे हैं। उसके बाद डी ऑप्शन जो है ये कुछ और है। धन x अक्ष दिशा से 60 अंश का कोण बनाती है। मतलब ये थोड़ा सा अलग है, पर ये जानते हैं आप कि कोण कौन सा लिया जाना है। चलिए, तो इसका निकाल लीजिए पहले m। तो क्या मान लें? इसको मान लो x2, अपनी मर्जी से मान सकते हैं, किसी को भी कुछ भी। इसको मान लो x1 और y1। तो x2 - x1, y2 - y1, तो 4 + 2, x2 - x1 -1 - 3, तो 6 - 4 यानी -3/2। सिंपल। धन x अक्ष दिशा से 60 अंश का कोण बनाती है, तो tan थीटा यही होता है m, तो ये हो गया tan, और होता भी धन x से ही, तो ये हो गया वर्गमूल 3। शाबाश। अगर कोण कहीं और से दिया हो तो फिर कोण उसी हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे हमने कह दिया, हमने एक उदाहरण ले लिया अपनी तरफ से, ऋण y दिशा से ऋण x दिशा की ओर रेखा 30 अंश का कोण बनाती है। ऐसा हो जाता है ना, देखो कंफ्यूज करने वाली बात हो जाती है। तो रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए या रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखो भाई, हो जाएगा ना गड़बड़ मामला। अगर याद कर रहे हैं सीधे सीधे तो देखो गड़बड़ हो जाएगा ना। मतलब समझना भी तो है, समझदारी भी तो रखनी है। देखो ऐसा बोल दिया, ऋण y दिशा से ऋण x दिशा की ओर 30 अंश का कोण बनाती है। तो देखो ये हो गई ऋण y, सॉरी ऋण x, और ये हो गया ऋण y। तो ऋण y से x की ओर 30 अंश का कोण, यानी कुछ ऐसी कहानी है। ये जो कोण है ये कैसा है? 30 अंश का कोण है। ऋण y से ऋण x की तरफ 30 अंश का कोण है। तो ढलान जो होता है वो ये होता है, ऐसा यहाँ से देखा जाएगा। ढलान तो धनात्मक x अक्ष से देखा जाता है, होता है कि नहीं बताऊं? तो ये कितना बचेगा? अब देखो ये जो कोण है ये कितना हो गया? ये 60 हो गया, क्योंकि कुल तो 90 है ना पूरा, तो ये समकोण है भाई, हमको मालूम है, तो ये कितना हो गया? 60। तो m कितना आ गया? m आ गया वर्गमूल 3। खैर, कहाँ से कोण दिया उसको फिर एक चित्र में डालेंगे, एक्स वाई अक्ष के चित्र में डालेंगे, चित्रों का इस्तेमाल करेंगे, अनुमान लगाएंगे, फिर जाके फॉर्मूला लगाएगा।
फार्मूला बनेगा, लगा हुआ जो भी फार्मूला है वो बना रखा है आपने, वो लगाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि चित्र बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े? बहुत आसान सवालों में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये निर्देशांक ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, इसमें चित्रों का बड़ा महत्व है। तो निर्देशांक कहाँ कौन सा है इसका अनुमान हो और एक रफ चित्र बने उसका, उसके बाद अगर फॉर्मूला लगे तो गलत होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। मतलब चित्रों के साथ में चलेंगे, अगर डायग्राम बनाकर अगर चलेंगे तो गलत होने की संभावना खत्म हो जाती है, सवाल आपका ठीक होगा ही होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे। पहला लेक्चर बहुत लंबा नहीं करूंगा, चैप्टर की शुरुआत हुई है, बड़े आराम से हुई है, और अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ठीक, ओके, डन, शाबाश।